बैठकों में तमाम मुद्दों पर होगी। ये रोशनी सूरज से चमकते उनके किरदार की है। वो चल पड़े तो सफर तय हो गया, मंजिल मुकम्मल हो गई और कारवां साथ चल पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश से अपनी यात्रा करने के बाद वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पराक्रम लगातार देखने को मिला और अब बात ये गुरूर की नहीं है, एतबार की है। और ये एतबार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाए बैठी है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और मिस्र तक प्रधानमंत्री मोदी की चमक देखने को मिली है और विश्व विजयी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी यानी कि द बॉस स्वदेश वापस लौट आए हैं। ये चमकती हुए तस्वीरें जो विदेश में देखने को मिली, अब वो देश की सियासत को क्या नया आयाम देंगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। द जेसी शो हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में, और सवालों की शुरुआत भी करती हूं। और सवाल मेरा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा हमने देखी, 6 दिन की यात्रा अमेरिका और मिस्र की, आप इसको कैसे देखते हैं? Historic. The visit has been a game changer in all aspects. Modi is now a global spiritual leader. Modi is now a global spiritual leader with 76% popularity graph across the globe. जी. On the domestic front, Modi has again emerged as the most powerful and decisive Prime Minister of the country, who enjoys the trust and confidence of 140 crore people of this nation. We feel proud to have such a person as the Prime Minister of the nation. जी सर, अमेरिका यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक भाषण दिया। 2023-2024 के लिए एक नया नैरेटिव सेट किया और उस पर फिर विपक्ष का एक अलग तरीके से हमला हुआ। आप इसको कैसा देखते हैं? अद्भुत। नैरेटिव सेट करने में नरेंद्र मोदी का कोई मैच नहीं कंट्री में। आए और जिस अंदाज में उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उसकी एक झलक पहले मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। अब वो भाषण सुनिए, नैरेटिव सेट करने वाला 2 मिनट का वीडियो क्लिप। प्लीज पुट इट ऑन एयर। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? तो आपने देखा किस तरह एजेंडा सेट किया उन्होंने। समान आचार संहिता के साथ साथ उन्होंने भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने का अपना एजेंडा सेट किया और ये कहा कि पटना में जितने लोग मिले थे पक्षी एकता के नाम पे, वे सब भ्रष्ट हैं, सभी राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं, भाग लेने वाले नेता भ्रष्ट हैं। और उन्होंने टोटल लगा रखा है नरेंद्र मोदी ने कि 20 लाख करोड़ के घोटाले को इन सब लोगों के नाम हैं जो पटना में इकट्ठा हुए थे। 1.25 लाख करोड़ उन्होंने लिख दिए हैं स्टालिन के नाम हैं, 70,000 को लिख दिए हैं एनसीपी के नाम है, 25,000 को लिख दिए हैं टीएमसी के नाम है, न जाने क्या क्या। तो इसका साफ संकेत है, एक तरफ तो क्या है नैरेटिव सेट होगा समान आचार संहिता का, नागरिक संहिता का, और दूसरा नैरेटिव होगा भ्रष्टाचार के सारे इन लोगों के मामले निकाल करके फिर से बड़ी कार्रवाई होगी और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों की जिन पे आरोप प्रमाणित हैं बड़ी संख्या में कार्रवाई होगी। तो ये नैरेटिव उन्होंने
अपना सुपरहिट नैरेटिव उन्होंने फिर से सेट कर दिया इस चुनाव के लिए। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को किस तरीके से लिया, आपको क्या लग रहा है? और साथ ही अमेरिका और फिर मिस्र भी प्रधानमंत्री गए और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो क्या इसको देखकर के ऐसा लगता है दैट इकोनॉमी हैज टेकन द फ्रंट सीट नाउ? ऑफ कोर्स ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है और नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के शासनकाल में ये पक्का माना जाए कि बड़े बड़े राष्ट्र जो इंडिया से थोड़ा दाएं बाएं रहते थे आज भारत की तरफ देखते हैं। हर कोई इंडिया को चाहता है अपने देश में, हर कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो मोदी ने इकोनॉमी का एजेंडा सेट कर दिया है, किससे हथियार लेने हैं, किसको कुछ बेचना है, किससे क्रूड ऑयल लेना है, किसको कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने देना है, इंडिया में उसको प्रोत्साहित करना है, यहाँ इंसेंटिव्स देने हैं। तो मेन जो एजेंडा है वो डिप्लोमेसी का, अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप का हो गया है और इकोनॉमी हैज़ टेकन ए फ्रंट सीट। इसे कहने का मतलब ये है। तो इकोनॉमी और आई वांट टू से कि फाइनेंशियल मैटर्स दे आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। सो दैट्स ऑल। सर, अमेरिका में जिस ढंग से वहाँ की संसद ने और वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी जी का जिस तरह से स्वागत किया है इस बार प्रधानमंत्री जी का, वो अपने आप में बिल्कुल अभूतपूर्व चीज़ दिखती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से उनका इतना क्रेज़ है यहाँ? क्रेज शब्द तो शशि छोटा है, ये पागलपन है। आदिति वहीं थी जी। जिन लोगों ने देखा उनका अरे क्या हो रहा है, पूछा भी क्या हो रहा है कि देखिए अमेरिकन संसद के लोग जो है सेल्फी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति ये चिंता कर रहे हैं कि मोदी जी क्या खाएंगे, नॉनवेज मेन्यू है यहाँ पे जो है। पति पत्नी हाथ पकड़ के, राष्ट्रपति पति पत्नी हाथ पकड़ के मोदी जी के साथ साथ चल रहे हैं। हो क्या रहा है ये आप देखिए, वहाँ संसद में भाषण हो रहा है, 58 मिनट का भाषण हो रहा है। 79 टाइम्स मैंने पढ़ा कि तालियां बज रही हैं और हर 10 मिनट के बाद में जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए जो हैं पार्लियामेंट के लोग जो हैं जॉइंट सेशन के, वो तालियां बजा रहे हैं। मोदी भाषण का रुकते हैं फिर तालियां बजने लग जाती हैं। 15-12 स्टैंडिंग ओकेशन क्या कहते हैं आप उसको, वो कर रहे हैं। अद्भुत, कुछ समझ नहीं आया लोगों को हो क्या रहा है। वो भी अमेरिकन पार्लियामेंट में ऐसा लड़ रहा है कि जैसे मोदी अमेरिका से चुनाव लड़ रहे हैं और सभा को संबोधित करने आए हों। इस तरह का पागलपन। बाहर निकले, वहाँ पे जनता से मिले, भारतीय समाज के समुदाय को से मिले, तो एक औरत रो रही, आयती ने बताया, वो ऐसे देख रही उनको भगवान कृष्ण को देख रही हो जैसे। तो लोगों ने कहा ये हो क्या रहा है इन ए वे। इसकी हेडलाइन ये है मोदी के, इसकी जिसे आप कहते हैं कि वो क्रेज़ है, पागलपन है जो है कि हो क्या रहा है ये। लेकिन ये हो रहा है। आप देखिए पहली बार स्टेट गेस्ट इस तरह का सम्मान दिया गया, 7 बार पहले गए लेकिन ये पहली बार इस तरह का हुआ। और आप देखिए उसके बाद में जिस तरह का मूवमेंट था, बॉडी लैंग्वेज थी, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि 2 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिल रहे हैं। ये लगा कि 2 पुराने दोस्त मिल रहे हैं। अद्भुत था, अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं। तो सच है, क्रेज़ था, वो था। और इस यात्रा ने मोदी जी को उससे बहुत ऊपर उठा दिया है। लोकप्रियता कहिए, क्रेज़ कहिए, उन सीमाओं से, लक्ष्मण रेखाओं से और ऊपर उठा दिया है। कुछ और कहिए आप इसे। जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, जो दोस्त रह रहे हैं, जो जान पहचान वाले लोग हैं, उन्होंने पहली बार ये कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इंडियन हैं और भारतीय हैं। तो ऐसे आखिर ऐसा क्या हुआ ये एकदम से कि सिनेरियो चेंज हुआ? एकदम से क्या हुआ, तो मैंने कहा ना कि ये क्या हो रहा है। तो दैविक शक्ति कोई न कोई नरेंद्र मोदी के साथ चलती है। सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हो सकता किसी सूरत में भी। और भारतीय वहाँ पे देखिए, ईमानदारी की बात ये है, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, ऐतिहासिक तौर पे ट्रेडिशनली भारतीयों को सेकंड सिटीजन ट्रीट किया गया। वहाँ इंडियन पासपोर्ट को कोई महत्व नहीं था, कोई रेलेवेंस नहीं थी। एयरपोर्ट पे देखिए किस तरह ट्रीट होता था। आज उन्होंने देखा कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, अमेरिकन राष्ट्रपति उसकी ऑटोग्राफ ले रहा है, लोग उसकी सेल्फी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति जो है, वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो ये कह रहा है कि बॉस, कोई लोग पाँव छू रहे हैं आकर के वहाँ। अद्भुत। तो जो आपके नेतृत्व की इतनी क्या कहना चाहिए, वो पॉपुलैरिटी और क्षमता, वो सब है, तो भारतीय नाते तो आपका सीना घर से ऊपर उठता ही है ना कि हमारा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से खाना खिला रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ में हाथ लेके घूम रहा है वहाँ पे और कह रहा है कि मोदी और हम साथ साथ हैं, तो उनका सीना तो घर से उठना ही है। उनको पहली बार ऐसा लगा कि यहाँ एक भारतीय दूतावास नहीं, हम यहाँ 5,000, 40,000, 40 लाख जो लोग हैं वहाँ पे, वो हम इंडिया के एम्बेसडर हैं वहाँ पे घूमते हुए जो हैं, तो सीना गर्व से ऊपर है। तो खुश हैं वो सारे के सारे वहाँ पे जो है। तो मोदी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मोदी का जो ऑरा दिखाई दिया अमेरिका में, उससे हर भारतीय का और ख़ास तौर पे वहाँ जो NRA रह रहे हैं, उनका सिर जो है कहना चाहिए गर्व से ऊपर उठा।
अब से थोड़ी देर पहले सर आपने जैसे कहा कि ऐसा लग रहा था कि मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं अमेरिका में, तो क्या नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में वोटों की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? करते हैं। मोदी इज ए मास्टरमाइंड पर्सन। 44 लाख लोग वहाँ इंडियन रहते हैं अमेरिका में, किसी को तो वोट डालेंगे। पहले ट्रम्प भी ऐसे करते करते हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, झूला चलाते थे, जो सारा जो है इनको ही समझ में आता है कि 44 लाख वोटर किसे कहते हैं अमेरिका के अंदर, एक कंट्री का होना। और आज ऐसा मेरा आकलन है कि 44 लाख में मान लीजिए आज 95% 97% लोग ऐसे होंगे जो मोदी जी इशारा करें या अमेरिका जिस राष्ट्र की तरफ झुक रहा होगा, भारत की तरफ झुक रहा होगा, तो उनको वोट देंगे, वो उनके उम्मीदवार को वोट देंगे। तो मोदी जी क्या है कि दिल्ली में बैठे हुए जो है आज भी वहाँ की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में, वहाँ की जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करने की स्थिति में है वो। Sir, how do you rate Modi as a communicator? वंडरफुल। ग्रास रूट पे उनका जो कनेक्ट है 1 to 1, उसका कोई जवाब नहीं है। वहाँ देखा अमेरिका में, आदित्य ने बताया कि हर आदमी हाथ मिला रहा है, वो भी हाथ मिला रहे हैं। एक बार हाथ मिला लिया मोदी ने किसी से, समझ लो गया। मॉर्गेज लीडरशिप होती है अपनी अपनी। अभी मन की बात में देखा आपने किस तरह से कनेक्ट किया उन लोगों के साथ में। ऐसे लोग जो ग्रास रूट पे थे, जो कभी फोर फ्रंट पे नहीं थे, सामने नहीं आए थे, उनको सामने लाए। पद्मश्री का आपने देखा, पद्म अवार्ड्स का क्या सिस्टम चेंज हुआ। तो ग्रास रूट जनता से जो कनेक्ट है उनका वो अद्भुत है। मन की बात आपके सामने है, अमेरिका में देखा सामने है। और आजकल उन्होंने एक और तरीका निकाला है कम्युनिकेशन का। आप उनकी चुनावी सभाएं देखिए, चाहे बेंगलोर की देखिए और आने वाली सभाएं आप देखिए, वो हर बात को ऐसे समझाते हैं जैसे कि टीचर समझाता है, आम आदमी की तरह। वो दो दो हाथ करके ऐसे ऐसे करके अपनी बात कहेंगे, 4 सेंटेंस कहेंगे, 6 सेंटेंस कहेंगे। उनका भाषण लिखने वाले सारे लोग फेल, मोदी पास, मोदी फर्स्ट डिवीज़न। मोदी अपना खुद तय करते हैं सिस्टम क्या है और क्या नहीं है। अद्भुत। वो कनेक्शन का जो नया तरीका निकाला है, कम्युनिकेट का जो नया तरीका निकाला उन्होंने इन दिनों, वो अद्भुत है। तो मोदी इज़ ए ग्रेट, जैसे कहना चाहिए, कम्युनिकेटर। और उनका भाषण लिखने वाले लोगों को इतना मज़ा आता होगा, जो भी इनपुट देते होंगे वो उसके अंदर जो है कि हमने जो कहा उसको कितना अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने, और अपना वैल्यू एडिशन करके कितना अच्छा बोले उसके ऊपर जो है। इज़ ए वंडरफुल कम्युनिकेटर। सही, यानी एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो पीएम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा ही इमोशनल क्वेश्चन भी है मेरे पास। 30 साल पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और आज अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी, आप कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, वास्तव में इमोशनल क्वेश्चन है। मुझे लगता है एक पल इतिहास याद करके अमेरिका और मोदी के संबंधों का, मोदी की आंखों में आंसू आए होंगे, भावुक हुए होंगे। अहमदाबाद में बैठी उनकी 100 वर्ष की जो माँ हैं, माताश्री हैं, उन्होंने सोचा होगा कि मेरा वही बेटा है जिसे अमेरिका ने एक बार वीज़ा मना किया था। बच्चे को दुख हुआ होगा, इंसान है, बुरा लगा होगा जो है। आज वही मोदी है, वही बेटा है, गुजरात का गौरव। अमेरिका वाले पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, देखिए आप। स्टेट गेस्ट बना रहे हैं, स्टेट डिनर दे रहे हैं उसको जो है। अद्भुत पल थे। खुद मोदी ने कहा कि 30 साल पहले जब अमेरिका आया था, व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा था। जब भी कोई आदमी अमेरिका जाता है, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर आदमी अपनी तस्वीर खिंचाता है। ये भी गए होंगे, किसी कैपेसिटी में होंगे, देखा होगा, किया होगा। और आज उसी व्हाइट हाउस को डोमिनेट कर रहे हैं। आज वो व्हाइट हाउस भारतीयों के लिए खुल गया है, जो कभी नहीं गए थे। या इतने जैसे पत्रकार, पता नहीं ऐसा खाना खाया था कि नहीं पहले वहाँ, इतने शान से घूम रहे थे वहाँ पे। देखा मैंने, सारे पत्रकार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जो पत्रकार यहाँ से गए थे मोदी के साथ, किसी मन में अगर डिफरेंस ओपिनियन होगा भी तो बिल्कुल मोदी भक्तों को लौटे होंगे, क्या रुतवा यार, क्या लीडर के साथ हम गए थे। ये मौका कहाँ मिलता है इंडियन स्पेशल देखने का जो है। तो निश्चित तौर पे मोदी के जीवन का भावुक क्षण था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, आपने 76% पॉपुलैरिटी की बात की, तो अब सर ये अचीव करने के बाद आगे क्या है नरेंद्र मोदी के मन में? देखो, मैंने कहा वो तो संत हैं, आध्यात्म गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु बनने की बात आती है, सब है। उनका खुद का मन तो ऐसा है, मैंने पहले कहा था एक दिन सुबह अचानक उनको, क्यों शशिकांत, हिमाचल की याद आएगी, हिमाचल के पहाड़ ढूंढेंगे, उनको मन करेगा झोला उठा के चल देंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपिता हो जाएंगे, घोषित अघोषित, आप मानिए। तो साधु सन्यासी हैं, जिस दिन उनका मन आया तो ये कर लेंगे एक्सट्रीम पे जाके। पर एक बात तय है, उन्होंने कहा मरते दम तक मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा, तो उससे वो जुड़े रहेंगे। बाकी उनके आसपास के लोग ये कहते हैं कि अब केवल नोबेल पुरस्कार बचा है, अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा है। हालांकि मोदी जी को कोई पुरस्कारों की वो नहीं है इंतज़ार, या कहना चाहिए वो इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन फिर भी मोदी प्रशंसक और लोग तो चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिले इन्हें, तो एक एक असर थोड़ी बहुत लगती है। जहाँ तक मोदी का सवाल है, वो अध्यात्म गुरु बन चुके हैं, विश्व मित्र और विश्व गुरु बनने की ओर हैं।
और आध्यात्मिक रूप से इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अचानक किसी दिन कुछ ऐसा फैसला कर लें तो आश्चर्य नहीं हो, लेकिन बहरहाल 5-7 साल मुझे ऐसा कोई फैसला करें ऐसा दिखाई नहीं देता। सर, उनकी इस विजिट में एक और बात हुई, इंडो और अमेरिका की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें पाकिस्तान को चेतावनी देने की बात कही गई और चेतावनी भी दी गई, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस थी नरेंद्र मोदी की इसकी, क्योंकि ये जॉइंट कम्युनिकेशन जारी हुआ तो हर बार ट्रेडिशनली होता है कि भी आपकी धरती हमारे लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन इस बार क्या है कि मुद्दा ज़रा ज़्यादा गंभीर था। अमेरिका भूला नहीं आपका 9/11 उस तारीख को 9/11 को, और इंडिया भी नहीं भूला, बम्बई में हुआ था जो 26/11 26/11 को। दोनों के अंदर वो जख्म उन दोनों घटनाओं के, तो आतंकवाद को निपटने में दोनों आइडियोलॉजिकली मेंटली एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और अब ये पहली बार हुआ मोदी के इस आभा मंडल में कश्मीर का मुद्दा एक हो गया, वरना भारत प्रधानमंत्री जब यात्रा होती थी विदेश में कश्मीर जरूर अड़ता था कहीं न कहीं। अब कश्मीर सोया हुआ है। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, आप देखते हैं रोज़ वहाँ पे जो है किसी को सुध नहीं है कश्मीर की बात करने की। लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है इस समय, तो साफ कहा है आपके विदेश मंत्री ने कि दिन में तो ट्रेड और रात को टेरर, ये नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने कहा है, उन्होंने बोला है आगे जा कर के जो है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग बात हुई, और जब भी कभी मौका लगेगा भारत को, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना भारत अपना कदम पाकिस्तान के खिलाफ 1 मिनट में उठा लेगा। और वैसे भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तो फिर हुआ था ना 370, क्या हुआ, बड़ा हल्ला मचता था, गजब हो जाएगा साहब 370 होगा तो। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं। हालत यहाँ तक हुई, सम्मेलन हुआ, टीम गई श्रीनगर में, क्या शांति, क्या माहौल है, कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, देख के हैरान सब के सब लोग जो है कि ऐसे हल्ला क्या था और वास्तविकता क्या है। तो मोदी इज़ गॉन बियॉन्ड द इम्प्रेशन, और क्या कहना चाहिए, कंट्रोवर्सीज ऑफ इंटरनेशनल जो होता है आपका प्रोपेगेंडा होता है, और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जो इंडिया की पॉलिसी है उसको और समर्थन मिला है। और टेरर के फ्रंट पे अगर अमेरिका कुछ कर पाएगा, जो निश्चित तौर पे करने की स्थिति में होता है, तो भारत के साथ खड़ा मिलेगा आपको। सर, अमेरिका से अपनी होम स्टेट गुजरात के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? अमेरिका ही नहीं, उनका मन तो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत में बसता है। देखिए ये तो फैक्ट है, इतने साल राज किया, गुजरात की जनता उनको कितना प्यार करती है, 156 देखते हैं आप दैट पे जो है। तो मुख्यमंत्री थी तब भी मैं देखता था, इतने प्रोजेक्ट आते थे और सारे देश में कहा जाता था नरेंद्र मोदी की सिंगल विंडो, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, चाहे टाटा की कार हो, किसी और का प्रोजेक्ट हो, आप वहाँ आइए। और अब तो प्रधानमंत्री हैं, मौका मिला है और अच्छा काम करने का। और गुजरात में क्या एग्जीक्यूशन अच्छा है, कोई झगड़े नहीं है, कमांड है वहाँ पे। तो बड़ा प्रोजेक्ट वो लाए हैं, सेमी कंडक्टर का जो है करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो तो एक शुरुआत है उसकी। गूगल का एक प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है, शायद 84,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है गूगल का, ऑलरेडी चल रहा है। तो गुजरात तो अगले 5-10 साल में आप देखेंगे इंडिया की नंबर 1 बिजनेस कैपिटल होगी। इंडिया की नंबर 1 कैपिटल जो है अहमदाबाद आपको दिखाई देगा। गुजरात वाले खुश हैं, देश भी खुश हैं, गुजरात देश में ही तो है, भारत में ही है, कहीं अलग थोड़ी है। सर, अमेरिका और मिस्र की इस यात्रा के दौरान जो बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन देखने को मिला, तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? वो टीम है पीएमओ की। मैं जयशंकर को भी उस टीम का पार्ट मानता हूँ, विदेश मंत्री हैं वो, उससे नकारा नहीं जा सकता बात को, उसी टीम का पार्ट है। 4 व्यक्तियों की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ, देखिए, जिसमें आपके डोभाल हैं, जयशंकर हैं, पीके मिश्रा हैं, हिरेन जोशी हैं, ये कोर ग्रुप है। अब इस बार पीके मिश्रा तो यहीं थे, शायद पहले जाके आ गए थे वहाँ पे, बाकी सब लोग आसपास थे। तो बहुत ही वेल नीट टीम हो गई है लोगों की, हर एक का अपना अपना एरिया है। जैसे डोभाल का अपना एरिया है, ठीक है, उनका अपना एरिया है विदेश मंत्री का, उनके। और एक खास बात इन दिनों क्या हुई है, विदेश मंत्री पॉलिटिकल अटैक भी करने लग गए हैं समय के साथ साथ। ही इज़ ट्राइंग टू चेंज इज प्रोफाइल ऑफ ए ब्यूरोक्रेट टू ए पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन का काम होता है। जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो लोगों को आश्चर्य था कि आपने IFS को विदेश मंत्री बना दिया देश का। बट नाउ यू से कि दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोदी हैज़ प्रूव टू ग्रेट सक्सेस। विदेश में एक प्रॉब्लम होती है मीडिया मैनेजमेंट की, बहुत लोग अटैक करते हैं, बड़ा आदमी उसमें रहता है, कंट्रोल भी कम होता है विदेश में जा कर के। बहुत अच्छा मीडिया कंट्रोल हुआ इस बार वहाँ, एक एक पल की खबर रहती थी मीडिया मैनेजर्स को, हिरेन जोशी को रहती थी, सब आपस में रहता था वहाँ पे जो है। तो क्या परफेक्ट टीम है पीएमओ की, परफेक्ट ट्यूनिंग था और इंतज़ाम यात्रा के बहुत अच्छे थे।
And I say Modi is lucky to have such a team at the end of the day. सर, अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री के रूप में आप कैसे देखते हैं एस जयशंकर के रोल को? देखिए रोल अच्छा है उनका, एक तो लो प्रोफाइल है, दूसरा विषय पे पूरी पकड़ है उनको, जो मैंने आपसे कहा ही एन्जॉयज द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। डबल से बहुत अच्छा है क्योंकि रक्षा और इस तरह के मामले ना इंटरलिंक रहते हैं वहाँ पे जो है। और इस यात्रा में सारा जो स्पेयर वर्क उन्होंने किया था अमेरिका यात्रा में बहुत अच्छा है। आई रेट हिम एज कैटेगरी 1 एज ए सिटीजन। टू रेट हिम एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ही इज़ कैटेगरी 1, यू कैन से जस्ट आउटस्टैंडिंग। सर, इस यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर आखिर कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, उसकी काफ़ी चर्चा हुई। हाँ, ऐसी अनफॉर्चुनेट ओबामा को क्या पड़ी थी ये कहने की, कह दिया उन्होंने कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। इतना बड़ा स्पीकिंग स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने बिना इसके रेप्लिकेशन देखे हुए। अब मोदी का तो ऐसा है ना, भारत में और विदेशों में करोड़ों भक्त हैं उनके। अब करोड़ों लोग ऐसे हैं कि मरने मारने की स्थिति, मैंने आपसे कहा था भारत में 12 करोड़ 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे। उनको बहुत बुरा लगा उनको सबको कि क्या है ये। उसके साथ साथ फिर भारत सरकार ने इसका कॉग्निजेंस लिया, उनका भी ये गलत है। ऐसे टाइम पे ही हैज़ गिवन एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। तो फिर राजनाथ सिंह ने कहा, सीतारमण ने कहा, ये मैदान में उतरे, मोर्चा संभाला इन्होंने और इन्होंने कहा कि आप किन मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, किन राइट्स की बात आप कर रहे हैं। आपने इराक और उसमें जो 26,000 बम जो है ना गिराए थे और 6 मुस्लिम राष्ट्रों पे आपने आक्रमण किया था। अब 26,000 तो क्या होंगे, 26 लाख होंगे। वो तो हमला इतना बड़ा था उस समय का है। तो यू हैव नो मॉरल अथॉरिटी टू से ऑल दिस। इट वाज शट डाउन। हालांकि कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार हमने उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन डील कर लिया। ओबामा हो गया, ओबामा नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। जब आपके साथ में बाइडेन खड़ा है और आपके हस्ताक्षर ले रहा है, क्या ओबामा जो है। तो लोगों ने कहा कि स्मार्ट डिप्लोमेसी आल्सो रिक्वायर्स, जिसे कहते हैं लिसनिंग, मतलब आप सुन के कान से निकाल दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन ठीक है, अपना अपना उसका है व्यू पॉइंट जो है। तो ओबामा ने ये कहा एंड ही हैड इट। सर, 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे को आप कैसे देखते हैं, क्या आंकलन है आपका? मिस्र में ना, मिस्र में दौरा अच्छा था, 26 साल बाद गए, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी इच्छा रहती है कि मेरे हर आसपास के राष्ट्र को, जिनकी सभ्यताएं हमारे साथ रही हैं और अच्छे राष्ट्र हैं, जैसे अभी उनको स्पेशल इनवाइट किया उन्होंने मिस्र वालों को जो है। और 11,000 पुरानी सभ्यता है, भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता हम पढ़ते थे स्कूल में, किताब में, मिलती जुलती हैं। और अब क्या बढ़ता हुआ राष्ट्र है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, चलते हैं चल के। इससे पहले जो उनके वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ आए थे रिपब्लिक डे पे, चीफ गेस्ट थे यहाँ पे। और उसके बाद में फिर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है अभी सितंबर में जाके आए थे इजिप्ट, कायरो में, वहाँ जाके आए थे। तो सोचा कि चलो व्यापार बढ़ाते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो अच्छे समझौते हुए, एग्रीकल्चर का समझौता हुआ अच्छे से, पुरातत्व के समझौते हुए। और सबसे बड़ी बात है, इजिप्ट का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था, सर्वोच्च सम्मान था, उन्होंने मोदी जी को दिया वहाँ पे जो है। और मोदी ने एक और जेस्चर किया इंडियन मुस्लिम्स के लिए और वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए। और आरएसएस वाले भी खुश हुए होंगे उसके साथ साथ जो है। तो वहाँ पर 1000 साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ पे वो गए, देखा उन्होंने। और वहाँ बोहराज ने बनाई है। अब भारत में बोहराज को पार्टी प्रमोट कर रही है। तो कहीं न कहीं कनेक्ट था उन सब का जो है। तो एक अच्छा दौरा था, सक्सेसफुल दौरा था। सर, अमेरिकी टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब जब वापस लौटे हैं तो जो चुनाव होने वाले उसके अभियान में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और एक बात कि अमेरिका कैसे तैयार हो गया अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए भारत के साथ? देखिए, जो सेकंड सवाल है कैसे तैयार हो गया, तो उगते सूरज को सलाम जिसे लोग कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी आए तो ऐसे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा लगता है बाइडेन ने उनको दे दी है, उनसे कुछ भी करा सकते हैं जो है। और म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, कहीं लगा हुआ उनको ऐसा करने से ऐसा होगा, फ़ायदा होगा हमारा, तो कर लिया उन्होंने। भारत के लिए एक गर्व की बात है, जिसे कहते हैं ना ट्रेड बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर एक भारत के लिए अच्छी बात है और उनके लिए बेबी ए बिट लूज़र। और पहला आपने क्या था, पहला पार्ट आपके सवाल क्या नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे आने वाले हाँ, विधानसभा? वो तो देखिए नरेंद्र मोदी तो अद्भुत हैं चुनाव प्रचार में। और जो टेक्निक है या डिजिटल मीडिया है उसका जो यूज़ है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है और राष्ट्र के लिए करवाया है बाकी फील्ड्स में, वो अद्भुत है। और मैंने सुना एक टेंडर निकाला है आईएनबी मिनिस्ट्री ने, जिसमें इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इस तरह से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। और उसमें टेंडर आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, उनको काम मिलेगा जो है। और बीजेपी वाले एज ए पार्टी लेवल पे कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस का उपयोग इस तरह से होगा कि जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे हमले होंगे और ऐसे दिखाया जाएगा। नीतीश कुमार को दिखाया जाएगा भी एक मौलाना के सामने वोट के लिए गड़गड़ा रहा है, मान लो। केजरीवाल दिखा देंगे उस अपने महल के अंदर न जाने क्या हो रहा है। एक दिखा देंगे मंत्री के शराब के ठेकेदार से पैसे ले रहा है, और फिर कुछ मायावती का आ जाएगा, ममता का आ जाएगा, अखिलेश यादव का आ जाएगा, स्टालिन का आ जाएगा। तो वो सब नेता तो क्या है कि उसको निपटने में रहेंगे, कम्बैट करने में, वो जो कैंपेन होगा इस तरह का। प्लस क्या है कि नए जो केसेस होंगे ईडी सीबीआई वगैरह के, जो पुराने केसेस पड़े हैं उनको निकाल के जो सरकार कार्रवाई करेगी, जो मैंने अभी वीडियो दिखाया था आपको। तो वो क्या है कि बिल्कुल लथपथ होंगे इन द सेंस, समझ नहीं आएगा क्या करेंगे। और इधर जो है ना नरेंद्र मोदी का नैरेटिव होगा सशक्त राष्ट्र और विश्वगुरु, आप मैच ही नहीं कर पाएंगे उसको जो है। तो कुल मिला के स्थिति है कि इसमें इस जो चुनाव आ रहा है 2024 का, ये डिजिटल से लड़ा जाएगा। ये हमारे चैनल से अखबार से नहीं लड़ा जाएगा, ये डिजिटल से लड़ा जाएगा। और उसमें उन लोगों की मास्टरी है। तो ये नई टेक्निक, जितनी नई टेक्निक्स हैं डिजिटल की, वो सब यूज़ करेगी पार्टी। सर, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए इस ट्रिप का क्या मैसेज देखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए इसका मैसेज जो है वो सबसे बड़ा ये है जो मैंने आपसे कहा कि ही हैज़ बिकम ए ग्लोबल लीडर। ठीक है। और अगर ये मैसेज दो तरह से अलग अलग लोगों के लिए, मित्र राष्ट्रों के लिए अलग है, शत्रु राष्ट्रों के लिए अलग है। पाकिस्तान और चाइना के लिए है मोदी से डरो, पंगा मत लेना। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। पलट के खाओगे, अमेरिका साथ खड़ा होगा। यूक्रेन में देख रहे हैं रशिया घुटने टेकने की स्थिति में आ रहा है, वहाँ पे जो है। तो पहली बार ये होगा कि आंख दिखाई जाएगी, तो आंख का जवाब इस बार आंख से दे सकते हैं। और अमेरिका की जो यात्रा, जिस तरह से मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है इसके अंदर। और सेकंड पार्ट क्या था आपका? बाकी दूसरी कंट्रीज इसको कैसा देख रही हैं? दूसरी कंट्रीज को ऐसा देख रही हैं कि भारत चलो, दोस्ती रखो नरेंद्र मोदी से, वहाँ से व्यापार मिलेगा, कंज्यूमर गुड्स के ठेके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। और वो तो देखो देश सब है ना सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए। भारत एक वर्जिन इकोनॉमी मानते हैं अभी भी जो है। तो ये मैसेज है कि दोस्ती रखो मोदी से, चलो 2 पैसे कमाओ उस देश में चल के, व्यापार बढ़ाओ, इंपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, जो करना है जिस तरह से आपस में म्यूचुअल जो आपको करना है। और शत्रु राष्ट्रों के लिए है कि बी केयरफुल ऑफ मोदी, ही इज़ ए डिफरेंट मैन, ही इज़ ए डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। राइट सर, 2 सवाल। सबसे पहले तो क्या मोदी भारत की विदेश नीति के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, क्या ये बात सच है? और दूसरी चीज़, क्या मोदी और बाइडेन की जो दोस्ती है वो दक्षिण एशिया में चाइना का विस्तारवाद रोकने में सफल होगी? दोनों बातें सही हैं। पहले तो आपने कहा ना विदेश नीति वाली बात, तो मोदी हैज़ रीडिफाइंड कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, ही इज़ रीड्राफ्टेड द पॉलिसी। और वो कैसे है? आज हमारी पॉलिसी हमारे फ़ायदे पे आधारित है। हमारा फ़ायदा किस में है, वो हमारी पॉलिसी को डोमिनेट करेगा। वो इकोनॉमी विल डोमिनेट और फॉरेन पॉलिसी। मैंने आपसे कहा रशिया से क्रूड ऑयल लेने में अगर हमें फ़ायदा है तो हम लेंगे। हम अमेरिका की परवाह नहीं करेंगे। यूक्रेन पे लोग क्या कहते हैं, रशिया को से तो अच्छा है, बेनिफिट है उनको आपस में जो है। पहले क्या होता था, अमेरिका से डरते थे कि अगर हम रशिया से यूक्रेन ये क्रूड ऑयल अगर हम लेंगे रशिया से जा कर के, तो फिर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, मतलब भगवान नाराज़ हो जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, हथियार डाल दिए अमेरिका ने और एक कहा यूर पर्सनल चॉइस। ऐसा पहली बार हुआ है। तो जो पॉलिसी हमारे हित में, जो हमें फ़ायदा देती है विदेश नीति, वो हम उस विदेश नीति को उसी ढंग से बनाएंगे। किसी कंट्री के साथ भी होगी हमारी नीति, हम उसको वैसे रचेंगे। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है फॉरेन पॉलिसी में, बिल्कुल रीडिफाइंड हो गई है फॉरेन पॉलिसी जो है। और दूसरा आपने कहा चाइना की बात, बिल्कुल ठीक है। चाइना से अमेरिका परेशान है, भारत भी परेशान है। अब दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि बम फोड़ देंगे जाके कल ही उसके ऊपर, लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। उस सीमा तक जाएंगे जिससे कहते हैं कि जहाँ तक बटन नहीं दबाना पड़े। और कई दफ़ा क्या होता है, पावरफुल लोगों में, दुश्मनों में दोस्ती भी जल्दी होती है। तो भारत का ये गेन रहा है इसके अंदर कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, चाहे वो साउथ सी में है, चाहे ईस्ट सी में है, इधर है आपके सिक्किम और इधर है अरुणाचल की तरफ है, सारा जो है, इसको रोकने में एक मोरल इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, एक मोरल पावर क्रिएट हुई है अमेरिका इंडिया की चाइना को रोकने के लिए। दैट्स ए फैक्ट। सर, कुछ बड़े देशों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, इट्स ए पॉजिटिव मूवमेंट जिसे कहते हैं, अच्छा कदम है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद हो गया है, ब्रिटेन के साथ हो गया है, और अरब वर्ल्ड के साथ बात चल रही है। उसमें डोभाल जो है वो उसको देख रहे हैं। अरब वर्ल्ड एक नई चीज़ है। अभी एक और नया कंट्री कौन सा है, वहाँ भी अरब, इधर सऊदी में ही गए थे अभी, ओमान जो है, वहाँ कुछ करके आए हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है।
भारत के फ़ायदे में है। और इट इज़ वन ऑफ द मेजर सक्सेस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, दैट मीन मोदीज पॉलिसी, दैट वे अच्छी शुरुआत। सर कांग्रेस का कहना है कि ड्रोन जैसे उपकरण महंगे दामों में लिए गए हैं, कितना दाम है उनके इस आरोप में? आप देखिए, तो पॉलिटिक्स है ना। पहले राफेल की बात चलती थी, वो सिद्ध नहीं कर पाए, हार गए, माफ़ी मांगनी पड़ी लोगों को कई दफ़े। अब ये बात कह दी है, कह के निकल गए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई फाइल की फ़ोटोकॉपी नहीं है दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई और बात गायब होगी। मैंने बात पूछा किसी से, मैंने कहा क्या हुआ भाई, वो आरोप लगा था उसका जो है कैसा, बस स्टेटमेंट ही था, अभी तो कुछ है नहीं, दैट्स ऑल। इट शोज हाउ सीरियस पीपल आर। सर, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़ी विदेशी कंपनियों ने भारतीय मूल के लोगों को सीईओ बनाया है। आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा ट्रेंड है, प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ कंट्री। एक वो मुझे बता रहे थे, वो IMF के हो गए हैं डायरेक्टर, MD, CEO जो हैं मिस्टर बग्गा, वो भारत के हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो भी इंडिया के हैं। 1 दर्जन लोग ऐसे और हैं बड़े बड़े पदों पे जिनको हायर किया गया है। प्राइड ऑफ द नेशन, और रास्ता दिखाती हैं ये बातें। और ये क्यों हैं? इसमें कहीं कि मोदी फैक्ट्रीज के पीछे है कि भारत का रुतबा बढ़ा है बाहर, वो भारतीयों का बढ़ा है। अगर वैकेंसी निकली, 4 एप्लीकेशन गई हैं और इंडिया से भी एक गई है, और अदरवाइज क्वालिफाई करते हो आप, यू विल बी प्रेफर्ड। सर, विश्व के 135 देशों में योगा को नई पहचान दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आखिर ये कैसे संभव हो पाया? लक एंड डेस्टिनी एंड एफर्ट एंड कमिटमेंट एंड ब्रेन, पॉलिटिकल ब्रेन, नो, जिसे कहते हैं नो मैन लैंड एरिया। योगा किसी का अधिकार नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं है। योगी जी का प्रिय सब्जेक्ट है भारत में। उनके मन में आया 2014 में कि इसको आगे बढ़ाएं, संसार में ले जाए, लीडरशिप ले जा सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर उन्होंने एक्वायर कर ली। 180 देश कितने जुड़े थे, पर 135 देश तो मौजूद थे वहाँ। 8000 लोग उन सब देशों से आए हुए थे। और सामने कौन है सिंबॉलिक? नरेंद्र मोदी। सलाम किसको करें? नरेंद्र मोदी को। और वो इतनी तलमता से नरेंद्र मोदी कर रहे थे योगा, बाबा रामदेव सोचना पड़ेगा उनको सीरियसली कि मुझसे बेटर तो ये कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहा मैंने आपसे, नरेंद्र मोदी को क्या है, ईश्वर का वरदान है। कोई हर काम को जो करते हैं ना, उस क्षेत्र का जो बड़े से बड़ा आदमी होता है, एक्सपर्ट होता है, वो एक बार नज़रें फेरता है कि यार मुझसे अच्छा कर रहे हैं ये। तो योगा हुआ, लीडरशिप एक्वायर करी, सॉफ्ट पावर हो गई। और एक और ऐसा एरिया मिला ना आपको जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ हम विश्व गुरु हैं, प्राइड। अच्छा सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि इट्स टाइम फॉर AI, अर्थात अमेरिका इंडिया, इसके क्या मायने हैं? मतलब सही है, वो इतने उत्साहित हैं और दोस्ती इतनी पक्की हो गई है कि हम दोनों मिल के रूल करेंगे अब। मैंने एक अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था कि यूनाइटेड बाय डेस्टिनी और पार्टनरशिप विल फर्दर इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उनके हालात जो है ना अच्छी करेगी। एक नरेंद्र मोदी का मैंने पढ़ा कि वंस इंडिया ग्रोज द एंटायर वर्ल्ड ग्रोज। फिर मैं पढ़ा मैंने एक जगह पे 2 कंट्रीज 1 डेस्टिनेशन। आप देख रहे हैं, एक जगह मैंने पढ़ा डील्स क्लोज्ड डोर्स ओपन, अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। तो फैक्ट है ये। सर, अब अमेरिका से लौट आए प्रधानमंत्री, लेकिन अब देश में क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्लानिंग है? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, तो मणिपुर से शुरू करते हैं, बाकी तो आप फिर बताइए कि आपके माइंड में चुनौतियाँ किस तरह से हैं। तो मणिपुर इज ए चैलेंज, अमित शाह के लिए भी चैलेंज है। और चैलेंज ऐसा है कोई उसका हल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कास्ट वॉर है एक तरह से, बियॉन्ड एनी आर्गूमेंट, एनी लॉजिक, एनी सेंस जो है। फिर भी प्रधानमंत्री वहाँ से रोज़ पूछते थे अमित शाह से, मैंने सुना था ये कि क्या हुआ। जैसे आए यहाँ पे एयरपोर्ट पे नड्डा से पूछा कि क्या हाल है देश के, उनका कंसर्न था। थे विदेश में, मन यहाँ था इसमें। तो अब क्या है कि पूरी कोशिश हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सोचा जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय शासन लगा दें। लेकिन अब क्या है कि हालात को सुधर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय शासन की नौबत आएगी और हालात ठीक होंगे। जिसे कहते हैं ना, टाइम इज़ ए हीलर, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, यही माना जाना चाहिए। सर, वही मेरा सवाल था कि मणिपुर ही उनकी प्रायोरिटी होगा। हाँ। तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कितनी संभावना है आप? देखिए, अब स्पेसिफिक इशू जो है वो मणिपुर का है, Right. ठीक है। तो मणिपुर कोई सेम स्थिति है, ये वही सब हालात हैं, सब कुछ हो रहा है। राष्ट्रीय शासन की बात चली है, लेकिन आगे बात हुई, मैंने जो आपको जवाब दिया उसका, ठीक है ना। बट सारे एरिया एक जैसे हैं, क्या हालात वहाँ एक जैसे हैं।
सर, राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं और कुछ लोग उनके इस दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म की संज्ञा दे रहे हैं। आप कितना सहमत हैं इससे? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आमतौर पे पहले ऐसा होता रहा है, कोई ऐसा मतलब रहा है, कहीं इसका बैकग्राउंड है इस तरह के स्टेटमेंट देने का। कई बार राहुल गांधी जाते हैं या प्रियंका गांधी जाती है, फिर वो कुछ करके नहीं आते खास वहाँ से, तो लोग फिर कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए थे। हालांकि उनकी यात्रा के बाद तो इस तरह की बात कम आती है, लेकिन बीजेपी ने कहा है इस बात को। और बाकी राहुल गांधी है वहाँ पे, और मैंने देखा टेलीविज़न में कि वहाँ के लोगों से मिल रहे थे और जैसे होता है दुख दर्द बांट रहे थे। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना काम है, तो इज़ ऑल इन द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। सर, क्या समान नागरिक संहिता का मुद्दा बीजेपी के लिए 2024 का एक नया ब्रह्मास्त्र बनेगा? बनने अभी तो यही लगता है। उन्होंने कमिट किया था पहले राम मंदिर बनाएंगे, बन गया। फिर कमिट किया था 370 हटाएंगे, हट गई। कश्मीर इज़ प्योरली बैक टू इंडिया, इन प्रैक्टिकली यूँ ही मान लीजिए, कश्मीर बैक टू नॉर्मल जो है। फिर 3 तलाक हो गया। अब यह है कि समान नागरिक संहिता होगा, ऐसा मुझे लगता है। कारण क्या है ना कि नो पॉलिटिकल पार्टी हैड करेज एंड कन्विक्शन टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम, दिस ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने जब ओके कर रखा है, देखिए आप, संविधान में लिखा हुआ है, आप नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, दबाव में नहीं कर पा रहे हैं। साफ लिखा हुआ है वहाँ पे, समान संहिता का मतलब ये है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई डिफरेंस का इशू नहीं है। गोवा ने लागू कर दिया, आप देखिए 65 से चल रहा है वहाँ पे, और उत्तराखंड तैयारी हो गई पूरी वहाँ पे लागू करने की। इधर जो है, इधर भारत सरकार में जो है वो सब हो गया है, जो विधि आयोग है उसकी वो आ गए हैं, ऑब्जेक्शंस लोगों के व्यूज़ आ गए हैं। मैंने सुना है शायद 8.5 लाख समथिंग ऐसे कुछ आए हैं, और जितनी जल्दी होंगे सॉर्ट आउट तो हो सकता है विंटर की पार्लियामेंट के अंदर शायद ये कानून बन जाए, ऐसा लग रहा है उसमें जो है। तो बेसिकली क्या है कि, और फिर डॉक्टर किरोड़ी मीणा है, राजस्थान के पॉपुलर पावरफुल लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने एक प्राइवेट बिल मूव किया था 9 दिसंबर को 2022 में जो है अभी, और उससे पहले अमित शाह कह चुके हैं कि हम कमिटेड हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो हमेशा से कमिटेड, लागू नहीं कर पा रहे थे, 1 बाय 1 करेंगे ना, अब इसका नंबर आ गया है। तो इसका भी इसकी आवाज़ भी वैसी होगी जैसे राम मंदिर है 370 की आवाज़ है, इसलिए उनको लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र है, लोगों को ऐसा लगता है, दैट पे जो है। सर, क्या विपक्ष के हर सीट पर एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने की जो अर्थमेटिक लगा रही है इस वक्त विपक्ष, क्या मोदी और शाह के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मूव को ये बदल पाएगी, और साथ ही ये लीगल स्क्रूटनी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्या स्टैंड कर पाएगा? देखो, जहाँ तक आपने कहा पहला वाला जो लीगल स्क्रूटनी का जो सवाल है, मैंने आपसे कहा कि लीगल तो वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इशारा दे चुका है कि कर लीजिए इसको, प्रावधान है संविधान में, अगर आप नहीं करते हैं फिर संविधान का मतलब क्या है जो है। फिर 2019 में ये बात आई सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ही, फिर क्लैरिटी है वहाँ बिल्कुल करने की इसको जो है। फिर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया। तो लीगल स्क्रूटनी तो आई डोंट थिंक कोई नया इशू आएगा। अब ये जो प्रस्ताव लोगों के सुझाव आए हैं 8.5 लाख, इसमें इंडिविजुअल कुछ लोग कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, बट देयर इज़ वेरी लिटिल होप टू रिवर्स द लॉ। आई थिंक it will match any legal challenge जो है। और एक और था आपका साझा उम्मीदवार जो विपक्ष लेकर के आए, वो तो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना, ब्रह्मास्त्र की बात पूछा आपने अभी जो है, तो साझा उम्मीदवार अगर किसी सीट पे विपक्षी एकता वाले कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। हालांकि ये भी कई बार फेल होता है। 2019 में यूपी कर्नाटक में साझा उम्मीदवार थे, फेल हो गए बीजेपी के सामने, बीजेपी फिर भी जीती वहाँ पे, देखा होगा आपने जो है। लेकिन ये ठीक है, जैसे उनका ब्रह्मास्त्र है साझा उम्मीदवार, इनका ब्रह्मास्त्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर, कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद जो मुस्लिम समुदाय के प्रति उनका प्रेम है, बढ़ा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये ठीक चीज़ है? ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं यू टर्न लिया है, मैं कह रहा हूँ यू टर्न नहीं लिया है। समय काल परिस्थिति और पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टी को अपने फैसले लेने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं, अमेंड करने पड़ते हैं। तो एक ऐसा ही है पूरे संघ परिवार में और पार्टी में, इस तरह की मान्यता बनी है। कर्नाटक में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, एक तो फ्री, इसको फ्री डिश कह दीजिए, फ्री फेबर कुछ भी कह दीजिए इसको, मतलब सब कुछ मुफ्त, बिजली पानी सब मुफ्त, प्लस मुस्लिम वोट्स का पोलराइजेशन। तो एक ऐसा अस्त्र आ गया विपक्ष के हाथ में, कुछ नहीं करना, बस फ्री दीजिए और मुस्लिम पोलराइजेशन को इंश्योर करिए, आप जीत जाएंगे। तो राज तो कौन जाने देता है, भाजपा भी क्यों जाने देगी। उनका जवाब मुस्लिम्स को इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है तो हम थोड़ा करते हैं, तो पसमंदा मुसलमान को आगे बढ़ा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि 80-85% जो मुस्लिम कम्युनिटी उसमें ये लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इनको आगे लाएंगे, इनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ, डिवाइड एंड रूल पुरानी पॉलिसी है रूल करने की जो है, तो उसके हिसाब से ये चल रहा है। और आप देखिए अभी यूपी के अंदर पंचायत चुनाव हुए, बड़ी संख्या में टिकट दिए गए मुस्लिम्स को, पहले नहीं देते थे। तो क्या ना, समय काल परिस्थिति से हर व्यक्ति बदलता है, राजनीतिक दल बदलते हैं, देश बदलता है, समय बदलता है। और अब आप चुनाव होंगे राज्यों के, विधानसभाओं के, और इसके मुझे पूरा लगता है कि अच्छी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे, उससे डिवीजन हो जाएगा वोट्स का। क्योंकि अब क्या ना, ओबासी वगैरह हर जगह काम नहीं आ रहे। लोगों ने कर्नाटक देख लिया है कि अगर राज बदलना है तो कांग्रेस को दो यार वहाँ जा कर के, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा मुस्लिम वोट को। तो ये सब है। और फिर क्या देखा जाए अगर, तो बेसिकली नरेंद्र मोदी का था ना प्रिंसिपल, सबका साथ सबका विकास, वो इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जैसे होना था। ये स्थिति नहीं बनती। हो जाता है कई दफ़े स्थितियाँ आपके कंट्रोल में नहीं रहती, कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, नेताओं का दबाव होता है, जनता का दबाव होता है, वो सब बातें होती हैं। लेकिन एक अच्छा लक्षण है, अच्छी शुरुआत है, सबको साथ में लेके चलो। 20-25 करोड़ लोगों को लेके साथ किसी भी रूप में चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता लंबे समय तक जिसे आप कहते हैं। और कोई कारण नहीं है इसका, आज भी चल रहे चलिए, आप प्राथमिकताओं में मत रखिए, आपकी चॉइस है। वैसे भी लोग कहते हैं, कहीं मुझे यूपी जब जाता हूँ, कि हमारे मुस्लिम तो है ना सेकंड, वो क्या होते हैं सेकंड सिटीजन, वैसे हो गए हैं। चलो है तो अच्छे से रहें, कोई ऐसा नहीं है ना, चलो वहाँ तक भी मान लिया एक पल के लिए। लेकिन आप अगर एक पॉइंट के आगे जाएंगे जैसे, तो फिर लोग क्या विपक्षी दल उसका लाभ उठाएंगे। तो कांग्रेस ने लाभ उठाया उसका, भाजपा की इस नीति का कि हम मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, जो पॉलिसी जो है उसका उन्होंने लाभ उठाया वहाँ पे। तो इन्होंने देखा कि यार ये क्या हुआ, तो सोचना पड़ता है ना, स्ट्रैटेजी का पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। और अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास, तो कोई यू टर्न जैसी बात नहीं है, समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की बात। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव होंगे, उसमें भाजपा की क्या पॉलिसी और पूरा है? देखो, भाजपा की जो पॉलिसी की बात है, पॉलिसी तो उनकी क्लियर है कि एक तो वो फ्री नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है। मुस्लिम वोट का पॉपुलेशन है तो डिवाइड एंड रूल होगा, हर पार्टी करती है। ओबीसी के लोग भी खड़े होंगे, दूसरे लोग भी खड़े होंगे, मायावती खड़े होंगे, और जैसे होता है एक तरह से जो है। अब सर्वे जो है ना, राजस्थान के केस से ले लें तो थोड़ा डिफरेंट आते हैं, कंट्राडिक्टरी सर्वे आते हैं। अशोक गहलोत का मानना ये है कि 105-110 सीट के साथ आज कांग्रेस बनाने के लिए तैयार हैं। उनके जो मीडिया अभी सलाहकार जो सर्वे वगैरह कर रहे हैं, जो है क्या नाम है उनका, नरेश अरोड़ा जो है, तो उनका कहना भी ये है कि 105-10 के आसपास हम ऐसा मानते हैं जो है। हालांकि कभी कभी उनको भी ऐसा लगता है कि हम 70 पे तो नहीं है कहीं, कुछ लोग ऐसा कन्विंस कर देते हैं ना, लेकिन घूम फिर के बात आती है, कहते हैं नहीं क्लियर मेजोरिटी है। और कभी कभी लगता है फील्ड के अंदर जो लोग जाते हैं तो कि जो फ्री का हुआ है उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है कि राजस्थान में इट इज़ गहलोत हु इज़ फाइटिंग इलेक्शन, नॉट कांग्रेस। इसलिए बीजेपी कई लोग कहते हैं हमें गहलोत मुक्त राजस्थान बनाना है, तो कहने से नहीं होगा ना, आपको पहले अपने घर को एक करना पड़ेगा उसके लिए। और मैंने पहले भी कहा है कि राहत का मुकाबला आप राहत से कर सकते हैं, भाषण से नहीं। तो भाजपा को अगर अशोक गहलोत का सामना करना है राहत का, तो बड़ी राहत लेके सामने आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लीडरशिप को इकट्ठा करके सामने आपको आना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो आज की स्थिति में क्या है कि राजस्थान का जो सर्वे है या वो है, इट्स सेंस डिवाइडेड। मैंने सुना कि भाजपा ने एक सर्वे करवाया, तो कांग्रेस की 101 कुछ बताई ऐसी, और भाजपा की 89 बताई। लेकिन कांग्रेस से लोग कहते हैं कि अगर 89 है तो बढ़ेंगे लोग फिर, तो यू गेट माई पॉइंट। हमारे ऐसे 1 और 89 में फ़र्क तो कम ही है ना जो है ये। लेकिन दूसरी क्या, राजस्थान में एक आम इम्प्रेशन है कि वसुंधरा नहीं है तो कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि इस मिथ को या इस बात को बीजेपी वालों ने तोड़ा है और आगे भी तोड़ेंगे, उनका पूरा सम्मान रहेगा। लेकिन बीजेपी के सिस्टम में नहीं है ना, चेहरा लेके चलो, चेहरा नरेंद्र मोदी का है, हमेशा फील्ड के अंदर। आज उदयपुर भी थे तो देखो मैडम को पूरा मान सम्मान दिया, उन्हें सबको साथ लेके चलो। देखने की बात यह है भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा जो है कि कांग्रेस का फ्री बिग कैंपेन और मुस्लिम पोलराइजेशन को कितना आप साथ रख पाते हैं, उनका तो टेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। और दूसरा भाजपा के लिए रहेगा कि आपकी लीडरशिप यूनाइटेड है कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह के डंडे के सामने सब यूनाइटेड हो जाएंगे, अगर नहीं भी हैं तो हो जाएंगे। दूसरा क्या है, एक करप्शन का मुद्दा भाजपा की स्ट्रैटेजी में है कि करप्शन ने हमें मारा बेंगलोर के अंदर, करप्शन के प्रचार ने, परसेप्शन ने। तो राजस्थान में हम बनाएंगे परसेप्शन करप्शन का, तो एजेंसी एक्टिव हो जाएंगी, कुछ एक केसेस पड़े हैं पुराने, कुछ नए जुड़ जाएंगे। एक ऐसा माहौल बनेगा सरकार के अंदर, जनता के अंदर कि हाँ ये भ्रष्ट हैं। अब जनता किस ढंग से लेती है, जनता पे है, जनता भी जानती है कि चुनाव के इसमें सब बातें होती हैं ये। हालांकि राजस्थान के एक भाजपा के लीडर हैं जो है, बड़े लीडर हैं दिल्ली में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। उन्होंने कहा लिख लो आप मेरे से 140 सीट आएंगी। तो इसलिए मैं गुणाबाग से बचता हूँ मैं भी। इसी को वीडियो को दिखा के 4 लोग कह देंगे साहब उन्होंने कहा 51 है और 49 है जो है ये।
लेकिन फिर भी बात करते हैं तो बात तो निकलती है ना आपस में जो है, तो कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन फेस वैल्यू पे आज जो दृश्य सामने है उससे मैंने वही 51-49 की बात कही आती थी जो दैट्स ऑल। और दूसरा मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में आम इम्प्रेशन था सरकार जा रही है और कमलनाथ आ रहे हैं वापस से, मतलब कांग्रेस आ रही है वापस। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ है अभी भोपाल के अंदर, ये आँखें खोलने वाला था। ऐसे 10 भाषण अगर वहाँ पे हो गए तो पासा पलट भी सकता है वहाँ पे जो है। और भोपाल क्यों चुना उन्होंने? नरेंद्र मोदी देखिए बहुत सुलझे हुए बहुत गहरे व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले होमवर्क किया होगा मैं भोपाल से क्यों अपना ये नैरेटिव बनाऊँ। तो देखिए आप भोपाल के अंदर कुल 80 लाख आपके बूथ कार्यकर्ता हो, जो एक चलिए ना बात मेरा बूथ सबसे मजबूत, एक नया नारा लोकप्रिय नारा चला है जो, तो उसमें वहाँ उन्होंने देखा कि 80 लाख हैं पूरे कंट्री में और आप देखिए 40 लाख मध्य प्रदेश में है। तो जगह चुनी, कुशाभाऊ ठाकरे की भूमि है काम करने की। और वैसे क्या है कि बीजेपी और आरएसएस का एक एक्सपेरिमेंट जिसे लेबोरेटरी कहते हैं वो वहाँ पे रही है, तो चुना उन्होंने उसको जो है। वो भाषण इतना क्रांतिकारी था, जो तालियां बजी थी इस वीडियो में मैंने देखा, भी आपने देखा होगा। ये तालियों की गूंज मुझे ऐसी सुनाई दे रही है कि भाजपा के शासन के आने की शुरुआत नहीं हो जाए कहीं मध्य प्रदेश में। ये तो टफ है। पर और रही बात इसकी बात चलती है जब मुख्यमंत्री की कि उन्हें बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। हालांकि अभी ये जो चल रहा है डिस्कशन 3-4 दिन से, तो सुना है कि 2 मुख्यमंत्रियों की बात आ रही है, लेकिन ऐसा आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है मुझे नहीं लगता कि बदलेंगे। एक तो शिवराज सिंह क्या ग्रास रूट के आदमी हैं, विनम्र आदमी हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। वहाँ कोई वसुंधरा राजे नहीं है इन द सेंस, कोई वो वॉइस ऑफ डिफाइंस या वॉइस ऑफ वो नहीं है सामने इस तरह की कि नहीं आपको ऐसा करना है वैसा करना है। एक होता है ना अपना सो कॉल्ड आत्मसम्मान गरिमा या जो भी आप उसको मानते हो इस तरह से, वहाँ ऐसा बार्गेन इस तरह कुछ नहीं है। और इतने सालों से हैं वहाँ पे, ग्रास रूट पे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, यही आपकी लोकप्रियता है ना, आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, आपका लंबा रहना वहाँ पे। कुल मिला के ये है, फेस वैल्यू पे नहीं दिखता कि चेंज होगा, लेकिन 2 राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन भाजपा का अगर हो तो आश्चर्य नहीं है। अभी जो खड़ा करके अपने साथ में नरेंद्र मोदी इसको शुरुआत करके आए हैं कैंपेन की, तो लॉजिक तो यही कहता है कि नहीं बदले जाएंगे। बट यू नेवर नो नरेंद्र मोदी अमित शाह माइंड, उनका कैलकुलेशन। लेकिन जो कुछ भी है इसी 5-7 दिन में जो रिशफल होगा, 3 तारीख की सुन रहे हैं, जो भी है पता लग जाएगा दैट वे जो है। और छत्तीसगढ़ की बात जो है, छत्तीसगढ़ में तो कोई लीडरशिप का इशू है नहीं, वहाँ उसको और थोड़ा मजबूती मिल गई है। वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक डिफाइंड को बना दिया है, वहाँ के जो सचिन पायलट हैं इन वे जो है, तो उसको दे दिया स्थान वहाँ पे, पार्टी अध्यक्ष था, डिप्टी सीएम बना दिया है। ऐसा माना जाना चाहिए, स्थिति इसको और मजबूत हुई है। न जाने क्यों छत्तीसगढ़ में एक आम इंप्रेशन बना हुआ है, परसेप्शन 6-7 महीने से कि यार कांग्रेस रिटेन करेगी। वक्त बताएगा। मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान पटना में विपक्षी एकता सम्मेलन हुआ, क्या सचमुच इस बार विपक्षी एकता कामयाब होगी? देखो बहुत मुश्किल है, प्रयास सीरियस हुआ है, लेकिन जितना प्रयास हुआ है ताश के पत्तों की तरह बिखर भी सकता है, वो आधा तो बिखर ही गया। आप देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है कि मन में क्या है, दिल में क्या है, ज़ुबान पे क्या है और क्या बोल रहे हैं पब्लिक में, इसका डिफरेंस है और उसका कारण है। अब खड़गे ने सच बात कही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने, उसने कहा भी हर राज्य में हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं और जहाँ हमारी प्राथमिकताएं उसी के हिसाब से हम फैसले करेंगे। तो टॉप बात क्या है, आपकी सुविधा आपकी प्राथमिकताएं, न कि एकता। आप देखिए। और फिर राहुल गांधी, मेरा शुरू से मानना रहा है कि वो बिल्कुल आर पार के आदमी हैं, ठीक है ना, आप इमेच्योर कह सकते हैं उनको, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो आर पार के आदमी हैं। उनका व्यू आज भी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि नो, हमें किसी समझौता नहीं करना। पटना पता नहीं कौन उनको कहा होगा, सोनिया जी ने, या दबाव पड़ा होगा तो पटना चले गए होंगे, मान लो। अब बेंगलोर भी चले जाएंगे, IT सिटी, ठीक है। उसका जो सम्मेलन हो रहा है 13-14 तारीख को, उनका फाइनल जो हो रहा है वहाँ पे। लेकिन इतना कंट्राडिक्शन है ना एट टाइम्स। अब इसी मुद्दे पे देख लीजिए, आप वाले कहते हैं हम तो उसके साथ हैं इस पे आचार संहिता पे, कांग्रेस कहती है इन प्रिंसिपल हम साथ हैं, और कांग्रेस साथ नहीं है। तो क्रॉस है ना मुद्दे इस तरह के जो हैं, और क्रॉस लीडरशिप हैं। केजरीवाल ने ममता के लिए कब क्या कहा, ममता ने उसके लिए कब कहा, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के लिए कब क्या, नीतीश कुमार आज उसके लिए क्या कहा। तो क्रॉस इतना ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, इतना जो प्रयास हुआ ये भी एक बड़ी बात है एक तरह से देखा जाए तो। चाहे वो आगे अलग थलग हो जाएं और लोग नहीं जुड़ पाएँ, अमित शाह की स्ट्रैटेजी से बिखर जाएं पत्तों की तरह, लेकिन एक बार जो हुआ प्रयास तो इसको इसीलिए सीरियसली लिया। ये पार्टी उसको जो है अब 14 तारीख को होगा। अब पहले तो उनको ये तय करना पड़ेगा सबसे पहले कि पार्टी का नाम क्या हो। कुछ लोगों ने कहा पैट्रिक पार्टी, कुछ ने कहा प्रोग्रेसिव पार्टी, कुछ ने कहा पिछड़ा
दलित पार्टी, वो चलता है ना इस तरह का जो है। फिर कन्वीनर कौन होगा, फिर प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा, सारी बात बिखर जाएगी इसी पे। सीट शेयरिंग समझौता हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो जब ये सब बातें देखते हैं तो विपक्षी एकता नहीं लगता कि सफल होगी इन सब बातों में, और भाग्य का पता नहीं चलता, हो सकता कुछ राज्यों में सफल हो जाए, यू नेवर नो, स्टेट्स वाइज जैसे है, बाकी नहीं हो सकता जो है। तो विपक्षी एकता का इस तरह का सारा ये चल रहा है, और इन बातों में समझौता हो मुझे ऐसा लगता नहीं। लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, ये विपक्षी एकता के लिए पटना को ही क्यों चुना राजनीतिक दलों ने, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं? पटना दो कारण हैं। एक तो हर किसी को जयप्रकाश नारायण बनने की इच्छा होती है। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी वो पटना शुरू हुई थी। तो वो जो जहाँ हम रुकते हैं होटल, वहाँ का फेमस होटल है, उसके सामने गांधी मैदान है जी, जहाँ हम जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। वहाँ जो है 10 साल से जा रहे थे, ईटीवी में जो थे, तो बिहार में जो है, तो देखते थे क्या यही गांधी मैदान है क्या, जहाँ सत्ता बदलती है, जहाँ जयप्रकाश नारायण भाषण दिया करते थे, 5 लाख लोग हुआ करते थे जो है। अब नीतीश कुमार जयप्रकाश तो हो नहीं सकते, लेकिन सिंबॉलिक ये है कि दिल्ली में राज बदलने की शुरुआत पटना से होती है। एक सेंटेंस है, एक सिंबॉलिक वाक्य है, चलता है, सबको प्रेरित करता है। फिर क्या नीतीश कुमार वहीं पे हैं, होता है ना, मेरे घर में करो आके जो करना है। एक मॉरल इन्फ्लुएंस है, कनेक्टिविटी ठीक है, पटना नॉट लाइक शिमला जो उन्होंने बदल के उसको फिर जयपुर से बेंगलोर ले गए उसको फंक्शन को जो है। तो ये कारण है वहाँ पे पटना ले जाने का। और दूसरा क्या है कि लोकल गवर्नमेंट है तो फैसिलिटेट रहता है। तो पटना तो इसी तरह का था, लेकिन अब तो वो बात खत्म है, बेंगलोर जा रहे हैं अब तो। गहलोत यहाँ आ रहे थे पहले, ओछा उनके पाँव में लग गई, ये कुछ कारण बिजी होंगे, फिर चुनाव है, वहाँ चुनाव प्रचार करें कि उसकी आवभगत करें। और गहलोत बहुत कर चुके, पिछले 5 सालों में 4-5 ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन इस तरह होस्ट कर चुके। अब दूसरों को करने दो, नए नए लोग आए हैं वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे हो रहा है वो जो है। तो पटना इसलिए चुना जाता है कि सिंबॉलिक है और सुनने में अच्छा लगता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों को देखते हुए क्या मोदी मंत्रिमंडल में होगा मिनी कैबिनेट रीशफल? पहले मिनी की बात थी, अब आदित्य कह रही है कि सीरियस मेजर भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है, क्योंकि जो मंथन है, जो प्रोसेस है, वो सीरियस की ओर चल रहा है। अभी 6 घंटे मीटिंग हुई 2 दिन पहले, आप देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, BL संतोष, सारे जो हैं। और मैं समझता हूँ 6 घंटे मीटिंग चली है तो केवल इस पर चर्चा नहीं हो सकती, विपक्षी एकता कैसे हैंडल करना है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती खाली। इस पर जो है चर्चा निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव दोनों होने एक साथ जो है, ऑन कार्ड्स हैं देखा जाए तो। और आज मुझे किसी ने कहा, पट्टी पढ़ रहा था मैं, शायद हमारे यहाँ से आई थी, कि सब नेताओं से कहा गया कि 3 तारीख को यहीं रहें, दिल्ली में रहें। ऐसा सर, वो तो मंत्रिपरिषद की बैठक है। हाँ, वही मतलब मंत्रिपरिषद की बैठक है। नॉर्मली ऐसे एक लोकतांत्रिक स्वरूप करने के लिए ऐसा किया जाता है कि भाई सब लोग मौजूद हों, किसी से राय करनी हो तो राय कर लें उस दिन बैठ के। लगता होगा, और 3 राज्यों का तो पक्का होगा। वो जो 3 राज्य हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये हिंदी राज्य हैं, यहाँ के हिसाब से तो कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, एडिशनल देंगे या रिप्लेस करेंगे। तो मिनी तो पक्का है, मेजर भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हर पार्टी करती है, तो पार्टी अपने आप को गियर अप कर रही है, और कैबिनेट रिशफल, संगठन बदलाव उसका एक हिस्सा है। राइट सर, जिस आत्मविश्वास और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली छवि के साथ प्रधानमंत्री मोदी अब क्योंकि स्वदेश अब वापस देश में लौट आए हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों के तय समय से पहले होने के क्या कोई संकेत आपको मिलते हैं? संकेत ये होते हैं, हर पार्टी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कॉन्फिडेंट, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कम वोट में कुछ नहीं, हम नहीं झुकेंगे ना बदलेंगे, हम जो सोचते हैं वही करेंगे और कामयाब होंगे साथ साथ जो है। तो वो सोच है पार्टी, उसके हिसाब से कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जिस तारीख पे चुनाव बनता है उसी तारीख पे करो, एक तो ये सोच है। दूसरी सोच में क्या होता है, कभी कभी लोग डराते भी हैं इस तरह से कि साहब असेंबली में अपनी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं लग रही, इस बार ये लग रहा है, वो लग रहा है जो है, तो अपन इन सब राज्यों को ये तो 5 तो ये हो रहे हैं चुनाव, और 4 को और मना लो, उधर के हरियाणा और ये दूसरे जो हैं राज्य, इनको करके जैसे 9 राज्यों का एक साथ कर दें इसमें जो है, और 9 का साथ में पार्लियामेंट का भी साथ ही कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट का वोट तो पक्का, इसमें विवाद है ही नहीं किसी बात का, कि जिन राज्यों में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, मान लो कर्नाटक में ही, बहुतों ने अपने सर्वे में कहा कि भाई दिल्ली का वोट क्या सब नरेंद्र मोदी को देंगे, यहाँ क्यों नहीं दे रहे बेंगलोर में, सब यहाँ लोकल इशू को, लोकल को देंगे, इसको देंगे, दैट वे जो है। तो एक विचार इस तरह का है पार्टी में। मुझे लगता नहीं है नरेंद्र मोदी के काम करने की, अमित शाह काम करने की जो शैली है, नहीं झुकने वाली, नहीं बदलने वाली,
तो चुनाव निर्धारित समय पे ही होंगे। और जो महाराष्ट्र की बात है वो थोड़ा एक डिफरेंट है सिचुएशन, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर ली है। शिंदे विंदे की वो स्थिति नहीं है कि कोई वो बाहर जा सके। अभी उनके 2-3 आदमी मंत्रिमंडल में और आ जाएंगे, 2 कहाँ बाहर जाओगे आप, जो है वो दिल्ली आ रहे हैं करने के लिए। बीच में निराश हो गए थे, तो कई दफ़ा आदमी सोचता है छोड़ नहीं जाएँ कहीं, ये कौन छोड़ के जाएगा। अमित शाह के आने के बाद में आ सकते हो, जा नहीं सकते वापस आप, जो है। तो इसलिए क्या है, कोई कहीं नहीं जाएगा और चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो उनको सूट करता हो तो करेंगे, दबाव में किसी के नहीं करेंगे चुनाव पहले, जो है। सर, क्या अगले साल की शुरुआत में श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे राम मंदिर के द्वार? 100%। और तो देश का हर आदमी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मैंने सुना है कि शायद 22 जनवरी का शायद मुहूर्त निकल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान रामलला की मूर्ति को वहाँ करने का, जो है। और ये कहा जा रहा है कि 500 साल बाद रामलला अपने घर में विराजेंगे। अर्थात 500 साल पहले मस्जिद बनाई थी मुस्लिम शासकों ने, तो वो वक्त अब पूरा हो गया है, जो है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, योगी जो हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है। 21 लाख दिए अपन उस दिन चलाएंगे, सरयू पे, सरयू के अंदर किनारों पे, एक अद्भुत। और वो कह रहे हैं कि संसार का सबसे सुंदर शहर होगा। और देखिए, योगी की एक तो तारीफ़ कहनी पड़ेगी, जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ लगेंगे और फिर क्या है कि एयरपोर्ट बनेगा। और खाली योगी नहीं ना, ऊपर वालों का भी तो सब यही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी चाहते हैं करें, तो कॉमन है उसमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। कुछ लोग योगी और सरकार के मतभेद की बात करते हैं छोटी मोटी, इसमें वो मतभेद भी नहीं है। इसमें तो स्टेट है, सिंगल लाइन है, आपको जो आप करेंगे उसको, जो है। तो फिर क्या है कि संक्रांति आ रही है, तब से ये उत्सव चालू हो जाएगा, साल भर चलता रहेगा। 22 के आसपास शायद पहला चरण हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद आएंगे वहाँ पे। आप सोचिए, जिस दिन वो रामलला का करेंगे श्री गणेश, आप ये सोचिए, उस दिन नरेंद्र मोदी की छवि हिंदू जगत में कहाँ होगी। भारत के अलौकिक इतिहास में जो हिंदू गौरव है, उसके पराकाष्ठा होगी वो दिन, जो है। और उस नरेंद्र मोदी से फिर आप ये छोटी मोटी बातों से लड़ने की बात करते हो, नहीं लड़ सकते। सर, G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है और सितंबर में G20 की जो मेज़बानी है वो आखिर कैसी रहेगी, कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया रहेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी के जीवन में क्या है कि ये जो 2-4 लोग होते हैं ना इवेंट करने वाले, अपन जिसमें एड एजेंसीज की बात करते हैं, कंसल्टेंट की बात करते हैं, या चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वो अद्भुत हैं। गुजरात के दिनों से कंट्री के जो बेस्ट हैं, और मुझे ऐसा लगता है उनके आसपास के अफसर भी है ना, बहुत बड़े कंसल्टेंट, एडवाइज़र, एड एजेंसी खुद ही हो गए हैं। इतना उनका अनुभव हो गया है चलाने का, जो है। तो कंट्री का जो बेस्ट है, और आपने देखा होगा कोई भी घटना होती है, चाहे राम लला मंदिर की 21 लाख दीप की बात है, मैं नहीं समझता कोई अयोध्या में बैठ के, लखनऊ में बैठ के करता होगा। ये कोई न कोई सेंट्रल एजेंसी ऐसी है इस तरह की है जो सर्वश्रेष्ठ है इस तरह काम करने में, जो है। क्या था आपका सवाल? थोड़ा जो मेजबानी है वो मेजबानी भारत है G20 की। जी। तो G20 में क्या हुआ, सारे संसार में होता है, कोई नई बात नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ जो उनके जितने शिष्टमंडल आए इंडिया में, वो सारे गदगद थे। कोई तो आगरा के होटल को देख के गदगद हो रहा है, कोई श्रीनगर जाके वहाँ गदगद हो रहा है ताज होटल को देख के, और बाकी फिर जो आपकी आवभगत होती है हर तरह से, उसको देख के गदगद हो रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये तो पहली बार हमारे जीवन में हुआ, हम तो 10 साल से मेंबर थे इसके, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो नरेंद्र मोदी का जो इंतज़ाम है ना उनके लोगों का, जिसे इंतज़ाम कहते हैं पुरानी भाषा में, सरकारी भाषा में, वो गजब होता है एक तरह से। तो सारे हुए। अब सितंबर में सारे राष्ट्रों के अध्यक्ष आएंगे, चाइना, रशिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लंदन, सब आएंगे यहाँ पे, और सब मोदी के नतमस्तक होंगे एक तरह से। मोदी जी उनकी अगवानी करेंगे वहाँ पे आकर के, सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पे होंगे। वो जब सब लोग आएंगे तो बीजेपी ऐसा नैरेटिव बनाएगी उन सब का, और ऐसा लगेगा आपको कि ये मोदी जी की कृपा से सारे लोग भारत की पृथ्वी पे उतरे हैं आकर के। वो भी गदगद, और देश भी गदगद, और भाजपा भी गदगद। तो क्या है ना, किसी चीज़ की मार्केटिंग कैसे करनी है किसको, और उसको मान सम्मान कैसे देना है, नरेंद्र मोदी के सिस्टम का कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए G20 जो आएगा वो एक अद्भुत स्थिति होगी। ये मोदी जी के शासन में आए तो मज़ा आया हमें। और सर, इसके अलावा बात अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव की करें, क्योंकि आगामी चुनाव की तैयारियां जोरों पर, और इस बीच जब बात होती है माइक्रो मैनेजमेंट की, तो उसकी जिम्मेदारी गई है अमित शाह के हाथों में। परिणाम किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, परिणाम ठीक होगा। देखिए, अमित शाह तो माइक्रो मैनेजमेंट के मास्टर हैं, आज से थोड़ी, वो यूपी के दिनों से ही कर रहे हैं जब प्रभारी थे। रात को ही मैं समझता हूँ कि 2-4 घंटे सोते होंगे लोग, ये जो है, इतना डाटा उनके पास है, इतनी टीम है। अभी उन्होंने नारा लगा दिया, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री ने दिया है, मेरा बूस्ट
मेरा बूथ सबसे मजबूत है, ये सुनने में छोटा लगता है, करोड़ों बूथ बन जाएंगे इस देश के अंदर, आप देखना इसमें चलते चलते जो है। तो ये नारा उनका, और ये नारा सक्सेस है उनका, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो। तो अमित शाह का जो प्लान है इस तरह से, और रही बात इसकी कि भाई किसी ने अमित शाह से कहा कि नहीं कि आप इसको करिए, वो एक्वायर कर लेंगे खुद ही। उनको तो राज को लाना है किसी कीमत पे भी। आप नहीं ला सकते, हटो, मैं करूँगा। आप नहीं कर सकते, हटो, मैं करूँगा, मैं सारी जिम्मेदारियाँ ले लूँगा। मुझे राज लाना है, मुझे भाजपा को वापस लाना है जो है, तो सक्सेस होगा ये। सर, क्या 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये मसला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने का है? वे करें ना करें, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये, अगर करना चाहते हैं तो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, उसको तो उन्होंने समेट के कागज में रख दिया एक तरफ। अमेरिका जाए, अब कौन बोलेगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ख़त्म है? आर्मी चीफ है, वो अकेला बम चला दे, ऐसा लगता नहीं है वहाँ पे जो है। और फिर वो भी रिमोटली कंट्रोल्ड है अमेरिका से, ऐसा लगता है मुझे कई दफ़े जो है। तो इंडिया के लिए तो बेस्ट टाइम है। और राजनाथ सिंह, और ये बात मोदी जी हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि बेस्ट टाइम है, डोभाल अच्छे से जानते हैं कि बेस्ट टाइम है ये। तो अभी कहा ना राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह खुद थोड़ी कह देंगे ऐसा पॉलिसी स्टेटमेंट। मोदी जी ने कहा होगा कुछ कहने के लिए, जब उन्होंने कहा होगा आकर के जो है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है, वहाँ की जनता हमारे साथ आना चाहती है। कितना क्रिटिकल स्टेटमेंट है आप देखिए। और अंग्रेज़ी में एक अखबार ने लिखा उसके ऊपर कि नथिंग मच विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस मिशन, मतलब फैसला करने की बात है एक तरह से। 370 हो गया ना, बहुत शोर मचा था ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लकड़ी से शेर मारे जाते हैं कई दफ़े, अब हमारी लकड़ी इनकी मजबूत है पूरी इसमें जो है। तो कर भी लें तो कोई आश्चर्य नहीं है, और कर लिया तो लोग कहते थे 20 साल तक रहेंगे, फिर पता नहीं। अनंत राज है, अनंत काल है, और राष्ट्र हित से बड़ा क्या है फिर? अनंत काल तक रहो तो अच्छी बात है भाई। तो ये जो आपने कश्मीर का ये बात कही है, इसकी पीओके वाली जो बात कही है, ये रूल्ड आउट नहीं है, हो ना हो रूल्ड आउट नहीं है। और नहीं तो ऐसा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो कि ऐसा लगेगा जैसे हम उसको ले लिया, एक शहर को ले लेंगे, आधे को ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो उनकी स्ट्रेटजी डिपेंड करता है। इज़ ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मोस्ट लाइकली मे बी। सर, क्या इन चुनाव से पहले दाऊद को पकड़कर भारत ले आएंगे मोदी? आप दोनों में कोई आइडियोलॉजिकल दोस्ती है? आपने सवाल पूछा, उस असिमिलेट सवाल आपने पूछा, गुड क्वेश्चन जो है, उसको तो पक्का ही लाएंगे। आप यूँ मान लीजिए, अभी एक घटना हुई है नई, जर्मनी में हुआ, कनाडा में हुआ है जो है। एक खालिस्तान समर्थक व्यक्ति था, भारत का दुर्दांत आतंककारी जो है, किसी ने गोली मार दी सिर के उसके, और पुलिस ने नहीं मारी, किसने मारी? तो लोग तो हर तरह के हैं ना, तो लोगों ने कहा यहाँ से कोई दस्ता गया होगा, उसको गोली मार दी उन्होंने। तो लोग तो होते हैं ना फैंसी आशा में और उसमें रहते हैं, कल्पना में, फिल्मी अंदाज में। लोग कहते हैं मोदी से कहेंगे सब एक पार्टी यहाँ से भेजो, दाऊद के सिर पे गोली मारो, उसे पकड़ के लाओ वहाँ से जो है। हर तरह के विचार हैं, और दाऊद को लाने की कोशिश तो काफ़ी समय से है। और ये मान के चलना इनके पास में सब होगा। एजेंसीज किसी पीछे लगती ना, आकाश तक खोद जाती हैं वो। आज इनको हर चीज़ पता है, दाऊद कहाँ पे है, क्या कर रहा है, जिंदा है, कितनी पत्नियाँ, कितने बच्चे हैं, क्या व्यापार है, कौन सी डील, सब पता है। अब पॉलिटिकली ये देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना आपसे मैंने कहा ना कि कश्मीर का भी कर सकते हैं ये, तो उसके 50% चांस तो पक्का मानता हूँ कि दाऊद को चुनाव पर ला के ये तिहाड़ में बंद कर सकते हैं। लेट अस सी। सर, क्या सड़कों और रेलवेज़ के जो विस्तार के वादे हैं और जो बातें कही जाती है, उसके सहारे ही सिर्फ चुनाव जीता जा सकता है? ये पहली बार ये भी एक जुमला सच हो गया है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, गडकरी के कार्यकाल में। एक सड़क से चुनाव जीता जा सकता है, कई दफ़ा ऐसा लगता है मुझे। एक जयपुर में सड़क बनी, बॉम्बे एक्सप्रेस से कुछ है, ठीक, दौसा से दिल्ली, जयपुर से दौसा, दौसा से फिर दिल्ली आगे जाते हैं। ये आई थी भी, जाके आई थी अभी, तो 2 घंटे में पहुंच गए दौसा से दिल्ली, मतलब जयपुर से 3 घंटे में, सवा तीन घंटे में। और कहते हैं कि 120 की स्पीड तो लगती नहीं, कुछ 160 की, तो ऐसा लगता है 200 की स्पीड पे चलो, अगर वो कैमरा वैमरा वहाँ नहीं हो तो जाए। जो भी आदमी जो उस रोड के गीत गाते आता है, तो मैं सोचता हूँ ये कि यार अशोक गहलोत ने सब कुछ बनाया राजस्थान में, फ्री भी दिया है, एक रोड क्यों नहीं बना दी ऐसी? अदिति तुम सुझाव दो कि सर एक रोड अपन भी बनाए, 6 महीने में बन जाए जिस तरह की, उस रोड के टक्कर की रोड हो वो जो है। तो मतलब क्या है कि एक रोड से चुनाव जीता है, तो मतलब उसको देख के मेरे को जितनी उसकी प्रशंसा आती है, जितने लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ कम से कम अगर उसमें मान लो 20,000 लोग ट्रैवल किए होंगे, तो 20,000 में 18,000 तो 17,000 तो बीजेपी को दे देंगे वोट। यार क्या रोड बनाई है आपने? तो सड़कों में जीता जाता है चुनाव। अमेरिका में किसी ने कहा था विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच में फ़र्क क्या है? सड़कों का फ़र्क है जो है।
तो गडकरी जी के 100 में 100 नंबर, मोदी जी के नेतृत्व में। और सबसे बड़ी बात है कि आप महसूस करिए कि वो जो पहाड़ी इलाका है सारा, भारत का गौरव जिसको अपन मानते हैं, पर्वतीय उत्तराखंड, कश्मीर और ये सब जो है वहाँ के चार भुजा मंदिर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये खास बेल्ट है आपकी सारी। कई सड़कें बन रही, 6 लेन बन रहा है वहाँ पे, 4 लेन बन रहा है वहाँ पे। तो रिवोल्यूशन जो है, गडकरी भले सरकार में असंतुष्ट हैं, नाराज़ हैं, लेकिन देश की जनता बहुत संतुष्ट है उनसे कि यार ऐसे लगे रहो, तुम भले असंतुष्ट हो, सड़कें बनाते रहो कम से कम। अच्छा सर, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में अनुराग ठाकुर का एक जुमला, सोचा ना था, ये इतना सुपर हिट क्यों हो रहा है? हाँ यार, ये सुपर हिट हो गया। मोदी जी कार्यकाल में शायद पहला मंत्री है अनुराग ठाकुर जिसने एक इस तरह का जुमला दिया, मोदी जी को मन वचन कर्म से फॉलो किया और कोशिश किया कि मैं भी एक जुमला बनाता हूँ। मोदी जी के नारे जो है ना, वो सुपर हिट हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। अब ये बना दिया उन्होंने कि मेरा बूथ सबसे बेस्ट होता है और हिट हो जाएगा। आप कुछ भी देख लो, वो कुछ भी करते हैं हिट हो जाते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने लगता है उसी से सीख के ये कहा, अभी भाषण हुआ था, हमारे एक फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने कहा कि सोचा ना था, और 8 बार रिपीट किया। मैं गदगद हो गया, मैंने कहा ये तो लीडर हो गया नया, जन को खींचने वाला लीडर तो थे, लेकिन एक बड़ा लीडर ऐसा हो गया कि जो अपने नाराज जनता को आकर्षित कर सकता है। अब मुझे याद है 4-5 पंक्तियाँ उसकी, उन्होंने कहा कि सोचा ना था कि राम मंदिर बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में, सोचा ना था कि 370 हटेगी, सोचा ना था कि तलाक 3 तलाक का मुद्दा होगा, और सोचा ना था कि आचार समान संहिता के लिए कार्रवाई होगी। और फिर एक आगे सोचा ना था कि 3.5 करोड़ पक्के मकान बन जाएंगे रूरल एरियाज़ के अंदर। सोचा ना था कि 10 करोड़ गांव की महिलाएं जो हैं फ्री कनेक्शन लेके गैस का जो है और धुएं से मुक्ति उनकी जो है, और सोचा ना था कि 12 करोड़ जो है वो गांव में शौचालय बन जाएंगे। मैं गदगद, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बात सही है आपकी, वो नारा उनका हिट हो गया। अब मोदी जी को समर्पित नारा है, कोई नहीं कह सकता कि आप अपनी रचना अलग रच रहे हैं कुछ इसके अंदर जो है। सुपर, तो माई सैल्यूट। सर, त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके मद्देनज़र आपको लगता है कि 2024 में कर्नाटक जैसे राज्यों में हिजाब का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा? गरमा सकता है। देखिए, जहाँ तक सेंट्रल लीडरशिप का सवाल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी कभी कभी सोचते होंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम एनफ, ऐसा लगता है मुझे। अब भी थोड़ा विकास की भी सारी अपन बात करें, और विकास के साथ साथ अपन जो नई रचना कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना आपसे, मुस्लिम मित्र की जो बात चल रही है वो अच्छी बात थी। एक नई योजना, इसी से तो हट के फिर आप मुझे याद दिलाना, जो है वो एक योजना बनी है नई कि 64 ऐसी सीट्स हैं जहाँ 30% ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको प्यार से जीतो। तो उन्होंने लोग आइडेंटिफाई किए, हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 व्यक्ति जो हैं उनको मुस्लिम मित्र बनाया जाएगा इसमें जो है। और कैसे बनाया जाएगा? ये वो लोग होंगे जो न तो भाजपा के मेंबर हैं, न उनको मेंबर बनाना है, मोदी की सराहना करते हैं, मोदी प्रशंसक हैं उनकी योजनाओं के, उन तक पहुंचना है, उनका वैचारिक परिवर्तन करना है और लाके भाजपा की तरफ आकर्षित करना है। दैट वे। हाँ, आप वाला सवाल इससे जोड़िए वापस। कि वो हिजाब जैसे मुद्दे वापस गरमाएंगे? तो ठीक है, तो ऐसा क्या है कि सेंट्रल लेवल पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आरएसएस या भाजपा के लोकल लेवल के वर्कर इस मुद्दे को तूल देने की स्थिति में होंगे या सोचते होंगे ऐसा जो है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अब क्या है ना, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। वहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या 7 डॉक्टर्स जो हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर्स, उन्होंने कह दिया साहब हमें तो है ना ये पहनने की इजाज़त नहीं है, तो हमें एक लॉन्ग स्लीव क्या है जैकेट पहन लेंगी, कुछ सिर पे बांध लेंगी। और उन्होंने कहा भी तो मरीज़ का हित नहीं, इससे तो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। ये एक मुद्दा बन गया, अखबारों में आ गया तो बात चल पड़ी। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कर्नाटक में चुनाव हो, वैसे भी कांग्रेस सरकार है वहाँ पे इसमें जो है, तो ये तो एक वंस इन जैसे आइसोलेशन ये घटना हुई है, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। मुझे नहीं लगता पार्टी वैसे किसी मुद्दे को उठाने की स्थिति में। पार्टी अब जो है, जो मैंने आपसे कहा है ना, बेसिकली पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जो उसका नैरेटिव है, वो तय हो गया। समान संहिता, भ्रष्टाचार आप कहिए, और डेवलपमेंट एक तरह से, और पैशन जिसे कहते हैं, पैशन और डेवलपमेंट जो एक बात आती है। और मुस्लिम के बारे में वो कहा जाता है हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे, संतुष्टिकरण करेंगे। ये 2 बातें क्रिटिकल हैं, पैशन फॉर डेवलपमेंट एंड संतुष्टिकरण, ये जो है। तो विचार बदल गए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इसका अब कर्नाटक में कुछ इस पर आगे कुछ होने वाला है। विचार बदलने की बात हो रही है सर, तो कर्नाटक चुनाव के बाद जो रीजनल पार्टीज़ को ना प्रमोट करने वाली जो भाजपा की स्ट्रैटेजी रही है, क्या विचार के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजी में भी बदलाव होगा? मैंने कहा समय, देश, काल, परिस्थिति से फैसले बदलते हैं। ये सही है कि जेपी नड्डा ने 1 साल पहले जुलाई में कहा था और पार्टी का फैसला था
जो उन्होंने कहा पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि रीजनल पार्टीज मतलब बहुत न्यूसेंस क्रिएट करती हैं या मतलब बहुत ऑकवर्ड हो जाती हैं कई वजह से। तो राष्ट्रीय हित में ये है कि 2 पार्टियां रहें या 3 पार्टियां रहें, एक ऐसी सोच जो है। हालात बदल गए, कर्नाटक से बदल गए और से बदल गए जो है, तो अब ये स्थिति बनी है और विपक्षी एकता से बदल गए। सो कॉल्ड जितनी भी एकता है थोड़ी बहुत तो है ही ना, सामने दिख ही रही है ना। तो 10%, 20%, 30%, तो सामना कैसे करें? तो ठीक है भाई, उसको बैक बर्नर पे रखो उस बात को, रीजनल पार्टी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, छोड़ो यार उसको भी। अब इसको जोड़ो और नए लोगों को और जोड़ो, पुरानों को तो लौटाओ वापस एनडीए में और नए लोगों को और जोड़ो साथ में। अब बिहार में 5 पार्टियों को जोड़ लिया, आप देखिए मांझी की पार्टी जुड़ गई, क्या वो चिराग पासवान की पार्टी है, ठीक है, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 1-2 और पार्टियाँ हैं, सब जोड़ रहे हैं वहाँ पे जो है। और हर राज्य में आप देखिए, महाराष्ट्र में हो तो शिंदे सब को साथ लेकर चले, पार्टियाँ उल्टा क्रिएट और हो गई। और फिर आपकी नींव कैसे बनी थी, कहाँ कैसे पहुँचे थे आप बताइए? आप बम्बई में पहुँचे थे उद्धव ठाकरे, क्या बाल ठाकरे के साथ चल करके आप क्रिएट हुए थे। आप बिहार में क्रिएट हुए तो आप नीतीश कुमार के साथ चल के क्रिएट हुए। तो अब निश्चित तौर पे भाजपा अपनी पुरानी उस सोच को कम से कम स्थगित कर दिया उन्होंने, ऐसा लगता है। और अब न केवल पुराने लोगों को लौटाने की बात हो रही है, बल्कि जिनके पास 1-1 सीट भी है उनको अपने घर में लाने की बात हो रही है। समय की आवश्यकता। राइट सर, अब से कुछ ही देर पहले आपने कॉन्वर्सेशन में कनाडा के उस इंसिडेंट्स का जिक्र किया था जहां पर खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी की लोगों ने हत्या कर दी। अब भारत के संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं? भारत के संदर्भ में ये है कि जो मैंने आपसे कहा कि जनमानस में तो मुद्दा उद्दुलित हुआ एकदम से, लोगों मन में उत्साह आया कि यार मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो 370 कर सकते हैं, वहाँ घुस के मामियार में कार्रवाई कर सकते हैं, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं आगे जा कर के। फिर हम मोदी जी से कहेंगे साहब डोभाल साहब को भेजो, वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बनाओ, कोई ग्रुप भेजो। होता है ना, इंटरनेशनल पे सब होता है। ये रशियन एजेंट्स आके इंडिया मार देते हैं, इंडिया के लोग जाके वहाँ मार देते हैं। इंडिया के लोग ऐसे रहे नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं रहा इस तरह का, तो हुआ नहीं। बाकी देखिए इजराइल में क्या होता है, ऐसे दस्ते जाते हैं, दस्ते काम करके वापस आते हैं। KGB में क्या होता है, रशिया में यही होता है। तो भारत के संदर्भ में कि लोगों के मन में एक ऐसी भावना आई है, दैट्स ऑल। और देश के लोग चाहते हैं जो कनाडा में हुआ वो दिल्ली में हो, जालंधर में हो, पाकिस्तान पंजाब में हो, सब जगह हो यहाँ पे जो है, दैट्स ऑल। लोगों का सेंटीमेंट है इसके अंदर कि यार जो गुंडे विदेश चले गए, जो आतंककारी विदेश चले गए हैं, उनको सुलटाओ यार कैसे न कैसे करके जो है, ये सेंटीमेंट है, दैट्स ऑल। सर, मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद जो शेयर बाजार में जिस तरीके का उछाल दर्ज किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो फैक्ट है, इज़ ए फैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी जिसे आप कहते हैं। 2014 में बने तो शेयर बाजार उठ के 25,000 पे चला गया, 19 में बने तो 40,000 पे चला गया, आज 64,000 पे है। तो डायरेक्टली इट एट्रीब्यूट्स टू नरेंद्र मोदीज पर्सनैलिटी इमेज टू गिव ए स्टेबल गवर्नमेंट इन द कंट्री। सबसे पहली बात होती है आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपकी ग्रोथ रेट, GDP सब कैसी हैं, सब इसमें उफान पे हैं। गोल्ड रिजर्व्स आपके उफान पे हैं, आपकी डेवलपमेंट की रेट जितनी होती हैं वो सब उफान पे हैं, आपके और कोई पैरामीटर्स अगर हैं वो सारे टॉप हैं इसमें जो है। तो निश्चित तौर पे मोदी में खास बात क्या है, एक तो इन्वेस्टर की आस्था है कि पैसा लगाएंगे इनके राज में तो डूबेगा नहीं, सबसे बड़ी बात जो होती है। तो हो रहा है वो, आप देखिए ना, 14 में 25,000 और 64,000, 9 साल में 3 गुना लगभग। आप देखिए तो कौन सा इन्वेस्टमेंट 3 गुना होता है, बिल्कुल नहीं होता दैट वे जो है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि मोदी जी के शासन की जो इमेज है, गुड गवर्नेंस है, जो प्रतिष्ठा है, और ये जो अमेरिका जैसी आश्चर्य जैसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई बॉस कह रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, उनके कारण से शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स इस समय आसमान पे हैं। इसलिए आप पास 2 पैसे हो तो लगा दीजिए। चलिए इसी सलाह के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आखिरकार बॉसेस बैक और व्हाट नेक्स्ट, इस पर बहुत सारे हमने आकलन किए, बहुत सारी चर्चा की, और जैसा कि हमेशा आपका आकलन रहता है सर, मैग्नेटिक, चुंबकीय जिसको हिंदी में कहा जाता है, सुनते जाओ, ठीक बिल्कुल वैसा ही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द JC शो में शामिल होने के लिए। और क्योंकि व्हाट नेक्स्ट, हमने आज JC शो में यही सवाल पूछा, एक तरफ आप कूटनीति को, एक तरफ आप विदेश नीति को, और एक तरफ जो तमाम दस्तखत हुए, जो डील साइन हुई, उन सबको आप किनारे रख दीजिए, लेकिन बॉसेस बैक के बाद मिला क्या? विदेशी धरती पर भारत को सम्मान मिला, विदेशी धरती पर 140 करोड़ भारतीयों का सीना
गर्व से चौड़ा हुआ, भारत की प्लेसमेंट विदेशी धरती पर कैसी हुई, हमको ये मिला। और दूसरी तरफ हम वो भारत हैं आज की दुनिया में जब हम दुश्मन से आंख मिलाकर बात करते हैं। हम वो भारत है जो सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि जब हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है इस ग्लोबल लीडर की वजह से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और भारत उसी एक पंछी की तरह हो गया है जो सिर्फ ये कहता है कि इस पंछी को अभी तो उड़ने दो क्योंकि आसमान बाकी है। इसी के साथ द जेसी शो को हम खत्म करते हैं। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका द जेसी शो में शामिल होने के लिए, और आप सब बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार। प्रायोजक है